नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम दून यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव भी मौजूद रही और गढ़वाल कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और राष्ट्रीय कौशल रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और तो सीएम धामी और सौरभ बहुगुणा साथ दिखाई दिए और दून यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ सौरभ बहुगुणा भी वहां पर मौजूद थी और सीएम धामी और सौरभ बहुगुणा साथ साथ दिखाई दिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कौशल रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों के चलते निर्वाचन विभाग ने उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान शराब और नकदी के अवैध प्रलोभन को रोकने के लिए एक्शन मोड पर कार्य कर रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जनपद स्तर पर 10 स्टैटिक टीम को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 फ्लाइंग स्क्वाड भी 24 घंटे तैनात रहेंगे और शराब के प्रलोभन के लिए लिकर मॉनिटरिंग टीम को भी तैनात किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सही ढंग से निर्वाचन की कार्यवाही को संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पे 10 स्टैटिक सर्वेलांस टीम तैनात किया गया है, जो 24 घंटे कार्य करेंगे। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड का संख्या भी 8 निर्धारित किया गया है, इनको भी 24 घंटे के लिए तैनात किया जाएगा। साथ में लिकर के सेल्स को देखने के लिए लिकर मॉनिटरिंग टीम भी तैनात किया जाएगा और जो अतिरिक्त व्यय खर्चे के लिए जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी जो है जनपद में तैनात किए गए हैं, जो भी सभी कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण करें। तो वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर यह कहा कि चारधाम यात्रा में भी सत्ताधारी दल ने यात्रा को दूसरी जगह मोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने आरोप ठीक मतदान से पहले लगाकर भाजपा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर एक बड़ा आरोप क्षेत्रवाद का लगा। अब इसके विषय में तो मुख्यमंत्री धामी ही बता सकते हैं, परंतु उन्हें आत्मावलोकन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पूर्वाग्रह और दुराग्रह कोई किसी के खिलाफ बेवजह नहीं पालता, उसका कोई ठोस आधार होता है। और यदि गढ़वाल मंडल के लोगों को अपनी अनदेखी महसूस हो रही है तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से सबक लेना चाहिए था, जो कुमाऊं मंडल से आते थे, लेकिन आज उनकी स्वीकार्यता गढ़वाल मंडल में भी उतनी ही है जितनी कुमाऊं मंडल में, और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों में कभी भी किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जाती थी। कुमाऊं मंडल से आने के बावजूद जो केदारनाथ आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्य हुए और तो और जो गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हरीश रावत जी की सरकार में हुआ, भूतो न भविष्यति, कभी नहीं हुआ। तो ऐसे में विजय बहुगुणा गढ़वाल के होते हुए भी गढ़वाल को क्या दे पाए? केदार आपदा में जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से अपमान किया केदारनाथ के लोगों का, वो सबने देखा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को अपनी स्पष्टीकरण देना चाहिए। जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो आखिर समान दृष्टि क्यों नहीं रख पा रहे हैं सारे उत्तराखंड के लिए। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है।
बीजेपी प्रतिशत के हिसाब से 100% हार रही है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अग्निवीर योजना पर जमकर हमला बोलते हुए नौजवानों से अग्निवीर को स्वीकार नहीं करने और ये कहा कि अग्निवीर इंजन फौजी को सम्मान दिलाने वाली नहीं बल्कि सम्मान छीनने वाली योजना है। इसके खिलाफ वोट करने का आह्वान किया है और नौजवानों से, किसानों से, व्यापारियों से मदद करने की गुहार लगाई है। अखिलेश यादव मीरापुर में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, मगर खराब मौसम के कारण कम विजिबिलिटी के चलते उनका हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सका, जिससे उन्हें रात में हरिद्वार में ही रुकना पड़ा और इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की। तो मानसून सीजन के खत्म होते ही दाबका और कोसी नदी में खनन को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। तो वहीं आज दाबका नदी में खनन कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि वन विकास निगम और वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दाबका नदी के खनन निकासी गेट आज रिबन काटकर उसका शुभारंभ किया। आपको बता दें कि एसडीओ मनीष जोशी ने बताया कि आज से दाबका नदी में खनन कार्य की शुरुआत हो चुकी है। आगे उन्होंने बताया कि वन विकास निगम और वन विभाग के द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद यह गेट आज से खनन कार्य के लिए खोल दिया गया है। दाबका नदी में 154 वाहन पंजीकृत हैं। पहले दिन 2 वाहनों ने टोकन लेकर नदी में खनन के लिए प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि दोनों विभाग खनन कार्य को अपने कर्मचारियों के साथ आपसी सामंजस्य बनाकर इस कार्य को करेंगे और वैध तरीके से कार्य किया जाएगा। अगर अवैध खनन की शिकायत विभाग को मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत प्रतीक्षित था ये, नदी खोलने के सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो आज से दाबका नदी का जो हमारा गेट है वो स्टार्ट हो गया है और वन विभाग और कॉरपोरेशन दोनों हम लोग मिलकर के पारस्परिक सामंजस्य से वैध तरीके से पूरा खनन प्रक्रिया हो ये करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोनों डिपार्टमेंट्स ने अपने जो कर्मचारी वगैरह हैं उनको भी अच्छी तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि किसी प्रकार की कोई भी जो खराब इंसिडेंट है या अवैध। तो वहीं उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का ये जो विजन है, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार कार्य भी कर रहे हैं। और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बीते रोज समीक्षा बैठक कर रही थी, लेकिन बैठक में सचिव नदारद रहे, जिस पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर सरकार को घेरने का बैठे बिठाए मौका मिल गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जुमला है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश को शराब में झोंक दिया है। बेरोजगारी दर उत्तराखंड में अपने चरम पर है, लेकिन उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सूर्यकांत धस्माना ने आगे कहा कि प्रदेश में नौकरशाही हावी है। मुख्यमंत्री कोई निर्देश देते हैं तो अधिकारी उसका पालन नहीं करते। मुख्य सचिव बैठक कर रही हैं, उसमें अधिकारी नदारद है। तो ऐसे कैसे उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनेगा, ये आम जनता के समझ से परे। जुमलेबाजी करने में कोई हर्ष तो है नहीं। और पिछले 10 सालों में भारत की जनता ने, पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड की जनता ने जुमलेबाजी देखी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। अब जुमला, आप राज्य को सबसे देश का अग्रणी राज्य बनाना है, देश का मॉडल राज्य बनाना है, देश का फला राज्य बनाना है। आज ये पूरा प्रदेश शराब प्रदेश बन गया है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कदम कदम पर शराब की दुकानें खुल रही हैं, विदेशी मदिरा की दुकानें खुल रही हैं, तमाम आप देख रहे हैं कि देहरादून में 100 से ज़्यादा विदेशी मदिरा की दुकानें देहरादून में उनको लाइसेंस दे दिए गए। तो इस राज्य को मदिरा प्रदेश बना रहे हो, इस प्रदेश को दुर्घटना प्रदेश बना रहे हो, इस प्रदेश को खनन प्रदेश बना रहे हो और कह रहे हो कि हम इसे मॉडल प्रदेश बनाएंगे। पूरा राज्य आज खनन और आबकारी, इसके अलावा कोई काम इस राज्य में नहीं रह गया। रोजगार के नाम पर आप देख लीजिए, पिछले 8 वर्षों से पुलिस की भर्ती नहीं निकली है राज्य में। हालत यह है कि आज तक 24 वर्षों में राज्य अपने चरम पर है, बेरोजगारी के चरम पर। इतनी बेरोजगारी कभी उत्तराखंड में नहीं रही जो आज की तारीख में है। बेरोजगारी अपने चरम पर, महंगाई अपने चरम पर, रोजाना दुर्घटनाएं, पूरे हालात राज्य के खराब। और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री ये जुमला दें कि हमको राज्य को आदर्श राज्य बनाना है, राज्य को मॉडल राज्य बनाना है, राज्य को अग्रणी राज्य बनाना है,
तो इसमें जुमलेबाजी करने में क्या परेशानी है? जुमलेबाजी तो कोई भी कर सकता है, वही जुमलेबाजी धामी जी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर नौकरशाही बेलगाम है। नौकरशाही को मुख्यमंत्री कोई आदेश देते हैं, वो आदेशों पर अमल ही नहीं होता। मुख्य सचिव अगर कोई बैठक बुलाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि सचिव लोग और अधिकारी नदारद रहते हैं। तो कैसे रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हाल ही में अल्मोड़ा के मोरचुला में हुए भीषण सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए परिवहन विभाग एक्शन मोड में कार्य कर रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के उप परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा ने कहा कि इस दुर्घटना की जांच के लिए मेरे साथ लीड एजेंसी को टीम दुर्घटना स्थल पर ले जाया गया था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने उस मार्ग के साथ क्षतिग्रस्त हुई बस का भी निरीक्षण किया और अब हम इसका विश्लेषण करके भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के बचाव के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो मरचुला की जो दुर्घटना बड़े दुखद घटना है और इसमें 36 लोगों की जान इसमें गई है जो है, तो इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एक लीड एजेंसी वहां गई थी। उसमें मैं गया था और साथ में हमारे जो सहायक निर्देशक परिवहन है, सहायक निर्देशक आपके जो है लोक निर्माण विभाग के हैं और सहायक निर्देशक हमारे जो है पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, वो सभी लोग वहां पर गए थे और हमने वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमने वाहन का भी निरीक्षण किया, जो सड़क की स्थिति है उसका भी निरीक्षण किया। अब निरीक्षण करने के बाद हम सारे जो इसके डाटा है उसका सम्यक विश्लेषण कर रहे हैं और सम्यक विश्लेषण करने के बाद ही हमें जान पाएंगे कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए हम फिर क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं, ये हम जो है फिर उसको अपनी रिपोर्ट में लिखें। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी अलग व्यक्तित्व वाली नेत्री थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बाल्यकाल से ही सक्रिय रूप से भाग लिया था। वो भारत की 4 बार प्रधानमंत्री रही। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित और गरीब तबके को भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के केंद्र में रखे आम जनता के हित के लिए 1969 में उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन भी किया। भारत को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य भी 1974 में उनके ही नेतृत्व में किया गया। आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री इंदिरा जी की जयंती है। उनकी जयंती पे हम उनको याद कर रहे हैं सारे कांग्रेस जन। इंदिरा जी भारत की पहली प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से भारत की एकता अखंडता गरीबों के लिए जिस तरह से उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं की, चाहे वो गरीबी हटाओ थी, चाहे बांग्लादेश का निर्माण था, चाहे वो 1967 का चाइना को सिक्किम से पीछे धकेलना था, चाहे सिक्किम को भारत में मिलाना था। जिस तरह से इंदिरा जी का एक नए भारत के निर्माण में योगदान है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस तरह की महान जो महिला प्रधानमंत्री रही है, विश्व के इतिहास में बहुत ही बिरला है। तो सब भारतवासी और साथ में कांग्रेस जन उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। आज उनको उनकी जयंती पे याद किया जाए। एसपी देहात में आज सिविल लाइन कोतवाली का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोतवाली के दस्तावेजों और हथियारों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सिविल लाइन कोतवाली में साफ सफाई के और भी सभी कार्यों को लेकर वो संतुष्ट दिखाई दिए। साथ ही जवानों के कल्याण के लिए क्या बेहतर है, उन सभी विषयों पर चर्चा की गई। एसपी ने कोतवाली का निरीक्षण किया। सिविल लाइन रुड़की का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें थाने पर उपलब्ध संसाधनों, जिनमें मुख्य रूप से हमारे अस्त्र शस्त्र, उनके लगातार रख रखाव की स्थिति कैसी है और उनकी साफ सफाई नियमित हो रही है या नहीं, साथ ही अभिलेखों को अद्यतन किया जा रहा है या नहीं, उनका रख रखाव कैसा है, जो हमारे थाना कार्यालय हैं उनका कार्यकरण और नेटवर्क की कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें की समीक्षा की जा रही है। हमारे जवानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक उपाय होने चाहिए
उनमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या वर्तमान में प्रगतिशील है। जैसे सांसद निधि से अभी एक कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में कुछ भवन निर्माण के कार्य प्रस्तावित हैं जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी। उसके अनुरूप एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा सभी थानों से जानकारी जुटाई गई और उनसे मांग पत्र मंगाए गए। उसमें कुछ अभी प्रगति हो रही है, तो जो आगे कार्य रूप में परिणत होती दिखेगी। ये सभी चीज़ें समीक्षा का विषय है। साथ ही अपराध के बारे में भी समीक्षा की जाएगी। तो वहीं एलयूसीसी के बाद अब बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड पर ग्राहकों के करोड़ों रुपए जमा कर वापस नहीं लौटा रही है। रकम वापस नहीं मिलने से ग्राहक और एजेंट दोनों परेशान हैं। 1 दर्जन से अधिक ग्राहकों ने पुलिस को अलग अलग तहरीर देकर संस्था पर कानूनी कार्रवाई करने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने तहरीरों के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि श्यामपुर क्षेत्र के दर्जनों लोग आज इकट्ठे होकर ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को अलग अलग 1 दर्जन से ज्यादा तहरीर दी। तहरीर में लोगों ने बताया कि उन्होंने 4 से 5 साल पहले बोरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड संस्था में अपनी रकम जमा करनी शुरू की। जमा करने पर अधिक ब्याज देने का दावा करने वाली संस्था की ओर से अधिक दावा किया गया था ब्याज देने का, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद ब्याज तो दूर, जमा की गई रकम भी वापस नहीं मिल रही है। लोगों ने संस्था के डायरेक्टर पर दबाव बनाया तो उन्होंने श्यामपुर में खोले गए ऑफिस को भी बंद कर दिया है। लोगों ने बताया कि संस्था में लोगों के करोड़ों रुपए जमा हैं। जमा की गई रकम से संबंधित दस्तावेज जो संस्था की ओर से दिए गए हैं वो उनके पास मौजूद हैं। लोगों ने पुलिस से संस्था के डायरेक्टर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए रकम वापस दिलाने की मांग की है। तो वहीं कोतवाली राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और दर्जन भर से अधिक लोगों ने तहरीर दी है। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली पहुंचे हुए हैं। इन्होंने अंदर जो हमारे एसआई साहब बैठे हुए, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई क्या होती है वो अभी देखने वाली है। इससे पहले भी हमारे बतरे लोग एजेंट लोग आए हुए हैं, जिसमें क्या है हमें उस हिसाब से वो नहीं मिल पाया है। हमारे लोकल एरिया में ऋषिकेश गुवानी वाला ऋषिकेश एरिया में कम से कम 500 लोगों का पैसा है। तो ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में आईसीयू शुरू होने के बाद व्यवस्थाओं को देखने के लिए एसडीएम सदर हरिगिरी और सीएमओ संजय सिंह जैन पहुंचे। उन्होंने आईसीयू के साथ अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधक को कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि जिला देहरादून के एसडीएम सदर हरिगिरी ने सरकारी अस्पताल ऋषिकेश का अचानक से निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई। खासतौर पर उन्होंने 16 नवंबर से चालू हुए आईसीयू वार्ड को देखा। आईसीयू में पर्याप्त व्यवस्थाओं के बारे में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। आईसीयू में भर्ती 5 मरीजों से उन्होंने बातचीत भी की। विगत माह हमें डीएम सर ने इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था और बाकी चीज़ों के साथ एक आईसीयू का भी इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें सर ने पाया था कि जो आईसीयू है काफ़ी टाइम से नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल करने के लिए डीएम सर ने विभाग के साथ विभागीय अधिकारियों से मीटिंग भी की थी और उसी क्रम में ये जो नॉन फंक्शनल आईसीयू था वो 16 तारीख से फंक्शनल भी हो गया है। विभाग ने चूंकि तो वहीं उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया वॉइस के चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी के पिता मधुकांत प्रेमी जी का आकस्मिक निधन हो गया। समस्त इंडिया वॉइस परिवार मृतात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि और शोकाकुल परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता है। तो आपको बता दें कि इंडिया वॉइस के चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी के पिता मधुकांत प्रेमी जी का आज आकस्मिक निधन हो गया और इस दुख की घड़ी में समस्त इंडिया वॉइस का जो परिवार है वो मृतात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है और भगवान अपने श्री चरणों में स्वर्गीय मधुकांत प्रेमी जी को अपने चरण में उन्हें स्थान दें और ऐसे दुख की घड़ी में इंडिया वॉइस के चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी के साथ पूरा इंडिया वॉइस का परिवार उनके साथ खड़ा है और उनके पिता स्वर्गीय मधुकांत प्रेमी जी आज उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिससे हर कोई हतप्रभ है, दुखी है और अंतर्मन में बहुत से भाव हैं और आकस्मिक निधन से हर कोई दुखी है और इस दुख की घड़ी में
सब अवनीश प्रेमी जी के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। और इंडिया वॉइस के चैनल हेड और जाने माने पत्रकार अवनीश प्रेमी जी के पिताजी की आज देहांत हो गया। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।